नमस्कार बच्चों। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं वसंत भाग 1 कक्षा 6 का पाठ 15। पाठ 15 का नाम है नौकर। क्या नाम है? नौकर। ठीक। अब इसके जो लेखिका हैं वो है अनु बंदोपाध्याय। अब अनु बंदोपाध्याय के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं पहले। अनु बंदोपाध्याय जो है, जिनका जन्म 1917 में हुआ और जो मृत्यु है उनकी 2006 में हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही हैं। ये अनु बंदोपाध्याय हैं, ये स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ काम करती थी। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी जी खुशी से करते थे, किसी दबाव में नहीं। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, जो कि इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने हमारे समक्ष रखा है। लेखिका हमें यही समझाने की कोशिश कर रही है कि गांधी जी के लिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं था। वो कार्य भी करते थे जो आमतौर पर लोग नौकर चाकर करते हैं। वो ये करके दूसरों को यही सीख देते थे कि कोई भी कार्य किसी दूसरे के लिए है ऐसा नहीं है, हर कार्य हम अपना कर सकते हैं और कोई भी कार्य से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। चलिए, तो अब लेखिका जी ने जो कुछ इसमें लिखा है वो हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और जब भी आपको पाठ यहाँ पे YouTube के द्वारा भी आपको, इस चैनल के द्वारा आपको समझाया जा रहा है, या कक्षा में जब भी आप चैप्टर लेकर के बैठते हो, तो उस समय आपके साथ में किताब भी होनी चाहिए, यानी पुस्तक होनी चाहिए, और आपके साथ में एक पेंसिल भी होनी चाहिए। जब भी आपको कोई कठिन शब्द यहाँ पे अंडरलाइन करके आपको रेखांकित करके उसका अर्थ समझाया जाता है, तो आप भी साथ साथ अपनी किताब में जो है उन शब्दों को अंडरलाइन करते जाएंगे। यह नियम होता है, कक्षा में भी आपने यही नियम अपनाना है। जब भी कोई कठिन शब्द हो उसके आगे अंडरलाइन कर दिया करो, जैसे कि मैं आपको यहाँ वीडियो में भी करके बताती हूँ। तो चलिए चलते हैं। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर मतलब जैसे नौकर चाकर करते हैं, आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं, जो कोई बड़ा नहीं करता है। जिस ज़माने में वे बैरिस्ट्री से हज़ारों रुपए कमाते थे, यानी बैरिस्ट्री क्या है यहाँ पे? वकालत, ठीक है। बैरिस्ट्री का क्या है यहाँ पे? वकालत, ठीक। चलिए, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। उस समय उन्हें काम की कमी नहीं थी। बैरिस्ट्री से वो हज़ारों रुपए कमाते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा कौन थी? उनकी पत्नी। कौन थी? पत्नी। और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। ऐसा नहीं है कि वो खाली वही काम करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे, किसी दूसरे से पिसवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। साबरमती आश्रम, जो कि उनके आश्रम का नाम था, में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वो वहाँ पे भी हिचकिचाते नहीं थे। वह चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत करते थे, ठीक। चलिए, एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी स्वयं चले गए। उन्होंने किसी का इंतज़ार नहीं किया, ठीक। उन्होंने किसी को नहीं कहा कि चलो तुम पिसवा दो या तुम पिसवा दो। वो फ़ौरन उठ खड़े हुए, खुद ही आटा पीसने के लिए चले गए। फ़ौरन यानी तुरंत। फ़ौरन का मतलब क्या होता है? तुरंत, ठीक। चलिए, गेहूँ पीसने से पहले उसे बीनना मतलब क्या है यहाँ पे? चुनना, ठीक है, चुनना। जैसे आपने देखा होगा घर पे भी मम्मी के पास एक थाली होती है ना, और उसमें कुछ थोड़े से ऐसे वो होता है, दाल होती है या चावल होते हैं या गेहूँ होता है, तो उसको क्या करती है? ये जैसे मम्मी का हाथ है, ये ऐसे वो चुनती है ना, एक एक करके, ठीक। चलिए,
कौपिनधारी। अब कौपिनधारी का मतलब क्या है यहाँ पे? कौपिनधारी का मतलब होता है कि लंगोटी बांधने वाला, और वो लंगोटी भी कैसी? एक विशेष प्रकार की लंगोटी होती है, ठीक है, जो कि घुमा करके पहनी जाती है, विशेष प्रकार की। तो यहाँ पे कौपिनधारी लंगोटी बांधने वाला। इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। हैरत मतलब अचंबा, आश्चर्य, ठीक, अचंबा या आश्चर्य हम इसे कह सकते हैं। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी, वो कभी शर्माते नहीं थे। एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र या मतलब कोई छात्र मिलने के लिए आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था, यानी प्राउड जिसे कहते हैं, घमंड था, ठीक। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले अभी यहाँ पे इनके एक रहस्य खुलेगा, ठीक है। चलिए, गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। यानी कि कोई जो था वो कॉलेज का छात्र मिलने आया हो उनसे, और उन्होंने कहा कि बापू जी, मतलब अपनी वो दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ा के कि मतलब मैं आपकी कितनी वो करता हूँ, मानता हूँ, आपको कितना वो करता हूँ, वो करने के लिए उसने बोला कि अगर कोई सेवा हो तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। अवश्य मतलब ज़रूर बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली। ताड़ ली मतलब भांप ली, ठीक है। ताड़ना मतलब क्या है यहाँ पे? भांपना या जानना, ठीक। चलिए, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। जैसे ही उन्होंने उसकी छात्र की बात मन की ताड़ी और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक यानी जो आया था, जो अतिथि था, बड़ी मुश्किल में पड़ गए। लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। चारा मतलब अब कोई भी उनके पास इसका कोई तोड़ नहीं था, क्योंकि अब वो बहाने भी नहीं बना सकते थे। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वे थक गए और गांधी जी से विदा मांग ली, यानी अब जाने की अनुमति ले ली। कोई चारा तो था नहीं, कोई उनके पास में उपाय था नहीं। चारा का यहाँ पे उपाय बोला जाएगा। इस चारा का मतलब उपाय। उनके पास कोई उपाय नहीं था कि अब करें क्या, क्योंकि बोल तो दिया था कि मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो गांधी जी ने कहा गेहूँ बीन दो। अब क्या करे, पढ़ा लिखा व्यक्ति गेहूँ तो बीनने, और इसी बात में वो 1 घंटे गेहूँ बीनने के बाद वो थक गए और उनसे जाने के लिए विदा का मतलब क्या है यहाँ पे? अनुमति। क्या है? अनुमति, ठीक। चलिए, अनुमति मांग ली। वहाँ पे वो ऐसा क्यों किया था उन्होंने? उसका घमंड तोड़ने के लिए। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। उन्हें सब्जी छीलने में भी कोई शर्म नहीं थी। रसोई घर या भंडारे में वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे, या भंडार घर में जब भी उनको मौका मिलता था तो कहीं भी गंदगी या मकड़ी का जाला वो देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों ले लेते। यानी कि ना तो उन्हें भंडार गृह में जाले पसंद आते थे और ना ही वहाँ पे गंदगी। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट लिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए जिसके छिलके काले चकते पड़ गए थे। जिसके छिलके पर क्या पड़ गए थे? काले चकते। आपने भी देखा होगा कभी कभी घर में जब केले 2, 3, 4 दिन तक रखे रहते तो काले से चकते पड़ जाते हैं, लेकिन उसका जो छिलका है वो बारीक हो जाता है, और जब वो ऊपर से छिलका पीला पीला होता है तो वो छिलका मोटा रहता है, क्योंकि वो तब तक पूरा पका नहीं होता। उसने बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा पाचन जो है वो क्या है? ठीक नहीं है।
कि तुम्हारा हाजमा, हाजमा क्या मतलब होता है? पाचन शक्ति। हाजमा क्या है यहाँ पे? पाचन शक्ति, यानी कि तुम्हारी पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर है। ठीक। गांधी जी को सबका ख्याल रहता था। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर, अक्सर मतलब ज़्यादातर, ठीक है, अक्सर का मतलब यहाँ क्या है? ज़्यादातर। ठीक, ज़्यादातर अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध यानी खिलाफ कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। उन्हें किसी भी काम में ना तो शर्म थी, ना थकावट थी, ना किसी काम से वो जी चुराते थे। आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे, यानी है कि अपने अपने बर्तन तो धोते ही थे, लेकिन जब बर्तन वैसे भी इकट्ठे हो जाते थे तो दल बांध कर, यानी ग्रुप, समूह, जिसे हम समूह कह सकते हैं, ठीक है, समूह में बांध कर धोते थे, यानी समूह में इकट्ठे होकर के वो कार्य करते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी, पेंदी मतलब तली, ठीक है, पेंदी मतलब तली में खूब कालिक यानी वो नीचे से जली हुई थी, काली हो गई थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीलों को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई। कस्तूरबा कौन? गांधी जी की पत्नी। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, क्योंकि वो कस्तूरबा के आगे ज़्यादा नहीं वो कुछ करते थे, बोलते नहीं थे, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। बर्तन एकदम चमकते ना हों तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। वह बर्तनों को हमेशा चमकते हुए देखना चाहते थे। बर्तनों पे गंदगी लगी हो या बर्तन अच्छे से साफ ना हुआ, वो चीज़ उन्हें पसंद नहीं थी। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके कान से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी सा चमका सकते हैं। एक बार जब उन्हें जेल में रखा गया तो वहाँ पे जो उनको मददगार मिला था उनका सहायता करने के लिए, तो उसका काम ठीक नहीं था, तो उसे काम को जो है वहाँ पे उसे समझाते उन्होंने कहा कि मैंने लोहे के बर्तनों को भी मांज कर चांदी सा चमका दिया है, तो तुम्हारे काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कहने का मतलब यही था यहाँ पे, ठीक है। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था, यानी कि जो मेहमान आते थे, जो बाहर से आते थे, तो वे जब आश्रम का काम चल रहा था तो तंबुओं में, यानी टेंट, ठीक है, टेंट आपने भी देखा होगा कि कहीं हम रुकने के लिए, जहाँ हमें कहीं ऐसी जगह होती है तो हमें रुकने के लिए कुछ बंदोबस्त करना पड़ता है टेम्परेरी रुकने के लिए, तो वहाँ टेंट लगाए जाते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? तंबू। ठीक। एक नवागत मतलब नया मेहमान को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने अपने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह लगाने गया कि उसे रखना कहाँ है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे। कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर आलस नहीं था और वो यह भी चाहते थे कि अगर कोई इस तरह से काम कर रहा है तो वो काम ठीक से करे। कहने का ये तात्पर्य था बिस्तर ले जाने का कि वो बिस्तर कंधे पर उठा करके भी तो किसी से पूछ सकता था, उसने वहाँ रखा, वो गया। कहने का मतलब ये है कि मेहमान का काम भी करना उन्हें कोई ये नहीं लगता था कि ये इनका काम है तो मैं नहीं करूं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज़ करते थे, यानी कि उस समय नलकूप तो होते नहीं थे, टंकियां तो होती नहीं थी, तो जो कुआं होता था कुएं से ही पानी लाना पड़ता था। तो एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे, यानी थोड़े बीमार थे, अस्वस्थ मतलब थोड़े बीमार थे, और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। मतलब चक्की पर आटा तो पीस दिया था लेकिन पानी वो भर नहीं पाए थे।
तो उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो अपना काम किसी से करवाना पसंद नहीं करते थे। मन में उनके कुछ ठेस लगी, ठेस मतलब कुछ चोट लगी कि ये ऐसा कैसे इन्होंने कर दिया। उन्होंने बच्चों का जो एक नहाने का टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। पछतावा मतलब वो गिल्टी फील करने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, कि उन्होंने बच्चे का एक टब उठाकर ही पानी, यानी उनका पानी भरने का जो संकल्प था, यानी जो डेली वो काम करते थे पानी भरने का, वो उन्होंने अपना नियम पूरा किया। उन्हें नहीं अच्छा लगता था कि दूसरा कोई उनका काम करे। शरीर से जब बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक मतलब जो प्रतिदिन का कार्य है, जो डेली का कार्य है, शारीरिक श्रम ना करना पड़े। हिस्सा मतलब उसको अपने जो उनके काम करने का वो था वो ना दूसरे को करना पड़े, यानी कि उनका काम कोई दूसरा ना करे। हर प्रकार का काम करने में उनमें अद्भुत क्षमता थी। अद्भुत का मतलब क्या है यहाँ पे? अद्भुत का मतलब है कि अनोखा। अद्भुत मतलब अनोखा, आश्चर्यचकित, यानी कि जो भी है अद्भुत का क्षमता थी, जो कि अनोखी, जो कि आम आदमी में नहीं दिखती। जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है उसी में यह दिखता है। ठीक है, अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर बैठाकर उन्होंने कई मीलों तक रास्ता तय किया है। ठीक है, तो स्ट्रेचर पर लाद कर मतलब उस पर डालकर एक दिन में 25 मील मतलब किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर ठीक तक ढोया है। ढोया का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज़ को ले जाएंगे तो उसमें यहाँ पे ढोया इसलिए दिया गया है, स्ट्रेचर पे वो लेके जाते थे। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बॉडी में रहते हैं, जगह का नाम है, ठीक है, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील, अब देखिए 42 किलोमीटर, कितना 42 किलोमीटर, कहाँ हम 10 किलोमीटर भी नहीं चल पाते हैं, 42 मील तक पैदल चलते थे। ठीक, इसके लिए वे घर से बना हुआ कुछ नाश्ता लेकर सुबह 2 बजे ही निकल जाते थे। सुबह के 2 बजे क्या होता है? रात ही होती है। निकल पड़ते थे शहर में खरीदारी करके और शाम होते होते वापस फार्म लौट आते थे। ठीक है, वापस फार्म लौट आते थे। कब? शाम होते होते। 42 किलोमीटर देखो कम नहीं होते हैं। ठीक है, वो फार्म था जहाँ पे वो रहते थे टॉल्स्टॉय में, वहाँ पर। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण मतलब पालन या नकल, ठीक है, क्योंकि जब उनको चलता देखते थे तो वो भी खुद भी चलते थे। ठीक, चलिए, एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। तालाब खाली था और उसको भरने का काम चल रहा था, जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह का काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते क्या हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे यानी थक कर के आओगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था तो मैंने कर दिया। वो कभी भी किसी का भी कार्य करने में कभी कोई संकोच नहीं करते थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज के लिए निमंत्रित किया। निमंत्रित मतलब बुलाया, ठीक है, निमंत्रण दिया, उनको बुलाया, निमंत्रित
किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया, क्योंकि गांधी जी क्या थे, शाकाहारी थे। तीसरे पहर यानी दोपहर के बाद का जो समय होता है, एक दुबला पतला और छरहरा, छरहरा का मतलब क्या है यहाँ पे, चुस्त, इसे हम चुस्त बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे, चुस्त या फुर्तीला। ठीक, फुर्तीला, क्लियर। चलिए, आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता जब वहाँ आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में आमंत्रित किए गए उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। वो जो दुबला पतला आदमी था वो कोई और नहीं था, स्वयं गांधी जी थे। तो किसी को भी पता नहीं चला, वहाँ पे काम भी करने लगे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे। सख्त मतलब कठोर, ठीक है, कठोर, सख्त थे, लेकिन अपने काम के लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। अपना काम वो किसी से नहीं कराते थे। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। बुहारने का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी झाड़ू लगा रहे थे। ठीक, बुहारना मतलब झाड़ू लगाना। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली। बुहारी मतलब झाड़ू, ठीक है, यहाँ पे बुहारी का मतलब क्या है, झाड़ू, क्या है, झाड़ू। ठीक, चलिए, जब गांधी जी गांवों का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे। उसको कल के लिए नहीं छोड़ते थे, लेकिन सोते समय अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नोआखली पद यात्रा जो कि बंगाल में है के समय गांधी जी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनता है। अब खाकरा क्या होता है, एक गुजराती व्यंजन होता है। ठीक है, गुजराती व्यंजन। ठीक, गुजराती व्यंजन तो बहुत अच्छे लगते हैं ना, ये गुजराती व्यंजन है। क्या, खाकरा। तो उनको बनाना नहीं आता था। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह, जैसे कि निपुण मतलब एकदम एक्सपर्ट की तरह उन्हें खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी जी की अवस्था 78 साल की थी। 78 मतलब 78 ईयर्स। कितना, 78 ईयर्स। ठीक है, हिंदी की गिनती भी आप लिख करके सीखा करो। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को हिंदी की गिनती नहीं आती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई, यानी जो बच्चों का लालन पालन करते, बच्चों को नहलाते धुलाती हैं, वो की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य मतलब ज़रूरी। ठीक है, इसलिए वो बच्चों की देखभाल स्वयं करना पसंद करते थे। ठीक, चलिए, वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने क्या देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक, ये ध्यान देना, श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई थी, यानी बहुत पतली हो गई थी। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता ही नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, यानी वो बार बार प्रयास कर रही थी। ठीक है, दूध छुड़ाने का क्या कर रही थी, वो प्रयास कर रही थी। ठीक, प्रयास, कोशिश मतलब प्रयास। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था। चैन मतलब आराम। ठीक है, वो उन्हें आराम
नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील मतलब 4 किलोमीटर, ठीक, चलकर गांधी जी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे, रात के 1 बजे, और बच्चे को श्रीमती पोलक के पास से उठाकर, यानी उसके बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। जब वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर भी रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन उसकी ज़रूरत उन्हें कभी पड़ी नहीं। बच्चा कभी नहीं रोता। इसके पानी जो वो रखते थे उसकी ज़रूरत उन्हें कभी पड़ी नहीं पिलाने की। उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े मतलब क्या है यहाँ पे, 15 दिन, ठीक है, पखवाड़ा मतलब 15 दिन तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। अब गांधी जी ने अपने बड़ों का बड़ा आदर करते थे। जो अपने से बड़े होते थे ना, उनका बहुत आदर करते थे, सम्मान करते थे उनका, ठीक। दक्षिण अफ्रीका में गोखले, जो कि उनके क्या थे, गुरु थे, गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी जी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, इस्त्री मतलब प्रेस, वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने में को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। अधिवेशन मतलब सभा, ठीक, अधिवेशन का मतलब क्या है, सभा। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने यानी टॉयलेट, ठीक है, शौचालय साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा कि मेरे पास बहुत से जो पत्र हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। एक नेता से उन्होंने पूछा कि मैं क्या तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मेरे पास जो हैं वो बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन उनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है। कारकुन का मतलब काम करने वाला, कारकुन का मतलब काम करने वाला नहीं है, यानी कोई भी क्लर्क उनके पास नहीं था। तब गांधी जी ने कहा कि जिसे यह काम दूँ, क्या तुम यह काम करने को तैयार हो। उन्होंने गांधी जी से कहा। गांधी ने कहा ज़रूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। सामर्थ्य मतलब मेरे करने लायक हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज़ के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा काम भी खुशी से किया। यानी कि उनके लेटर का जो पत्र थे जिनका जवाब देना था, उनके जवाब तो उन्होंने दे ही दिए, वो भी खुशी खुशी। लेकिन उसके बाद जो समय बचा, उनकी जो कमीज़ थी उनके बटन टूट गए थे, वो भी लगाने का काम उन्होंने खुशी खुशी कर दिया, जो कि उनका काम नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि उनमें ज़रा सा भी आलस नहीं था। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी जी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे, ठीक है। उनका कहना था, नौकरी को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। नौकरी पे रखने का काम मतलब उनका ये नहीं था कि उनको वेतन देना है। उनका ये मतलब था कि आश्रम में सभी कास्ट बराबर हैं, वो ऊंच नीच को कभी भी मानते नहीं थे। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। निष्फल का मतलब जिसका कोई फल ना हो, ठीक, जिसका कोई फल ना हो। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। उन्हें किसी से को भी ये नहीं लगता था कि ये नौकर है या क्या है या कैसे रखना चाहिए। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता था या काटता था, दूसरा बकरियों को धोता था, यानी बकरियों का दूध निकालता था,
धोना मतलब दूध निकालना। तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता था। और चौथा उनके पाखाने यानी टॉयलेट की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। ये भारत में जब एक बार वो जेल में बंद हुए तब की बात है ये। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का परिचय उनके नौकरों की तरह नहीं कराया गया बल्कि उनके परिवार के सदस्य के समान कराया गया। यह बात उनको इतनी अच्छी लगी कि वो उनके दिल में बस गई। उन्होंने सोचा कि देखो ऐसे भी लोग होते हैं कि जो नौकरों को अपने यहाँ पे बिल्कुल समान दर्जा देते हैं। किसका? एक परिवार के सदस्य का। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान। अब प्रतिदान क्या है? किसी ली हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। यानी कि जो तुमने मुझे दिया है, जो तुमने मुझे सम्मान दिया है, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इतनी सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इतना हौसला मेरे में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। ईश्वर जो है, तुम जो कर रहे हो इसका फल ईश्वर तुम्हें देंगे, लेकिन इसकी सामर्थ्य मुझ में नहीं है कि मैं इसका बदला तुम्हें चुका सकूं। उम्मीद है आपको ये अध्याय पसंद आया होगा, समझ आया होगा और मैंने आपको चैप्टर इस तरह से समझाया है कि इसके प्रश्न आप खुद कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। और अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजना। ठीक, चलिए तो अब हम इसके करते हैं व्याकरण। ठीक है, यहाँ पे देखिए निबंध से आगे, निबंध से तो आपको प्रश्न खुद करने हैं। गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ हैं? अब पैदल चलने के लाभ क्या हैं? यहाँ पे एक्सरसाइज हैं, यानी कि पैदल चलने से जो शरीर है वो चुस्त रहता है, फुर्तीला रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। और पैदल चलने से जो शरीर का जो रक्तचाप है वो अच्छे से चलता रहता है। अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो कि ये काम घर के कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम अगले पृष्ठ पर बनी तालिका, यानी इसका जो अगला पेज है उस पर एक तालिका दी गई है, उसमें आपको ये कार्य करने हैं। 5 कार्य यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन 5 कार्य इसी तरह की तालिका बनाकर आप खुद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है काम, एक साइड में यहाँ पे काम दिया गया है। नंबर 1, घर का सामान कौन लाता है? कौन लाता है घर का सामान? पिता लाते हैं। तो आपको इस तरह से करना है। घर की सफाई कौन करता है? माँ करती है, तो आपको ऐसे करना है। बिस्तर रखना ये कौन करता है? ये भी माँ करती है। खाना बनाना कौन करता है? ये माँ करती है। और कौन कर सकता है? और बहन भी करती है। अब घर की सफाई यहाँ पे बहन भी करती है, बिस्तर रखने का काम बहन करती है, खाना बनाने का काम भी बहन भी करती है। अब कपड़े धोने का काम है वो ज़्यादातर कौन करता है? माँ करता है। अब इसके अलावा भी आप कर सकते हो, जैसे इस्त्री करने का काम कौन करता है? वो भाई करता है। जूतों की पॉलिश करने का काम कौन करता है? वो मैं स्वयं करता हूँ, या जो भी है। अतिथियों की सेवा कौन करता है? वो पिताजी करते हैं। बाहर का कार्य कौन करता है? वो पिताजी करते हैं। दूध लाने का काम कौन करता है? भाई। तो इस तरह से आप एक सूची बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब ये देखो, अनुमान और कल्पना। गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपने शिक्षक को सुनाओ, जो कि मैंने आपको अध्याय के बीच में ही बता दिया था। ठीक है,
नौकरों को अपने वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी की इस बात को अपने मित्रों को समझाओ। क्या समझाओगे? क्योंकि घर में ज़्यादातर नौकर काम करते हैं, उन्हें कभी भी सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि वो वेतन के लिए यहाँ काम करते, उनको बराबर का दर्जा देना चाहिए, उन्हें भी इंसान की तरह समझना चाहिए, कभी डांटना नहीं चाहिए। इस तरह के जो है ये चीज़ आपको खुद भी समझनी है और अपने दोस्तों को भी समझानी है। ठीक। नंबर 3 है, गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज हैं। घर के काम, बीमारों की सेवा, मेहमानों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा? इस पर अपनी कल्पना से लिखो। वो हमारी तरह जो है वो टाइम ख़राब नहीं करते थे, वो टाइम को वेस्ट नहीं करते थे। उनका एक रूटीन था, टाइम टेबल था, जो कि आपको भी बनाना चाहिए। अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। ठीक। पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उसके साथी आश्रम में रहते थे। आश्रम किसे कहते हैं? स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था, पता करो और अपने शिक्षक को सुनाओ। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपको पता करना ही है। आश्रम में क्या होता है? आश्रम को अपना घर जैसा ही समझते हैं, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होकर के काम करते हैं। और जो छात्रावास होता है वो हॉस्टल होता है, उसमें हर एक व्यक्ति का अपना कार्य होता है। वहाँ पे छात्रावास में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे हॉस्टल में रुकना होता है। और आश्रम में जो है, आश्रम और उसमें हॉस्टल में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है ये, क्योंकि जो छात्रावास है उसमें पढ़ाई के लिए जाते हैं और आश्रम में जो है अपनी श्रद्धा से जाते हैं। आश्रम में वहाँ पे किसी आश्रम में कभी कोई ऐसे कोई राह चलते हुए या कहीं ज़रूरत पड़ जाती रुक जाते हैं, या किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रुकते हैं। और छात्रावास में साल भर रुकना पड़ता है, वहाँ पे तो पढ़ाई करने के लिए रुकते हैं। तो थोड़ा सा अंतर यही है और इसको भी अपने क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके शिक्षक को सुनाएंगे। आप ऐसे कामों की सूची बनाओ जिसे तुम हर रोज़ खुद कर सकते हो पर नहीं करते हो। अपने सामने कोई भी उनका नाम लिखो और उसके वह काम तुम्हारे लिए क्या है क्या नहीं है, यह काम तुम्हारे लिए करते हैं जो कि कोई और तुम्हारे लिए करता है, ये सारे काम। तो ऐसे काम क्या है? बिस्तर लगाना, कमरा साफ़ करना, चीज़ों को व्यवस्थित रखना, प्लेट धोना, मोजे साफ़ रखना, जूते पॉलिश करना, भाई बहनों की मदद करना। तो ये काम सिर्फ वो हैं जो तुम कर सकते हो। ठीक है, अपना उनका नाम भी लिखो और जो काम तुम कर सकते हो उनकी एक सूची बनाना है। ठीक है, बनाने की ज़रूरत नहीं है ऐसा, लेकिन आप सोच करके डिस्कस कर सकते हो। किससे? अपनी मैम से। ठीक। चलिए अब है भाषा की बात, यानी व्याकरण। नंबर 1, पिसाई संज्ञा है जो पीस क्रिया के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से लगा था। अभी आपको बताया था हमने, प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के अंत में। ठीक है, शब्द के अंत में। ठीक। चलिए, और जो उपसर्ग है वो कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के शुरू में। तो यहाँ पे ई प्रत्यय जोड़ने से बनी है किसी, कहाँ पे? क्रिया में। किसी शब्द के अंत में कुछ जोड़ा जाए तो उसे प्रत्यय कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। नीचे कुछ ऐसी ही संज्ञाएं लिखी गई हैं जिनमें जो ये किन क्रियाओं से बनी है। यहाँ पे ई प्रत्यय सब में जुड़ा हुआ है, देखिए इनमें भी और इसमें भी ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ये इनमें से आपको क्रिया शब्द जो है वो बनाना है, इसका क्रिया शब्द। देखिए, बुआई का क्या होता है? बुआई का क्या होता है? बोना। ठीक है। कटाई का क्या होता है? काटना। काटना। बुआई का मतलब बोना, कोई भी चीज़ बोन। सिंचाई का मतलब सींचना। रोपाई का मतलब रोपना। कताई का मतलब काटना। रंगाई का मतलब रंगना। ठीक। तो ये हो गए इनके क्रिया शब्द, आपको ऐसे करना है। और ये जो है ये क्या है? इनके संज्ञा बन गई। ठीक। कौन सी? भाववाचक। ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हर काम धंधे
और हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग भाषाएं और शब्द भंडार होता है। ऊपर लिखे शब्दों का संबंध दो अलग अलग कामों से है। तो पहचानो कि वे क्षेत्र कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, बुआई सिंचाई, ये हो गया बुआई सिंचाई रोपाई। ठीक, ये क्या है, कटाई। ठीक है, बुआई सिंचाई रोपाई और कटाई, ये चार शब्द क्या हैं, ये कृषि से संबंधित है। किससे, कृषि से। अब यहाँ पे है ये कताई और रंगाई, ये किससे है, वस्त्र क्षेत्र से। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम नीचे चलते हैं। ये देखो नंबर 2, हमारे आसपास ऐसे कई घरेलू काम हैं जिन्हें हम कम महत्व दिया करते हैं। कपड़े सिलना इनमें से एक है। नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए। आसपास के बड़ों से यानी अपने माता पिता से या दर्जी से पूछो। दर्जी मतलब टेलर के प्रत्येक शब्द का 1-2 वाक्यों में समझाओ। इस सूची में और शब्द भी जोड़ो। अब तुरपाई क्या होता है, तुरपाई क्या होता है, वो हाथ से सिलाई होती है। ठीक है, जो हाथ से होती है। बखिया क्या होती है, मशीन से जो सिलाई होती है। अब कच्ची सिलाई क्या होती है, जो सिलाई करने के बाद निकाल दी जाती है। सिलाई के बाद क्या होती है, ये निकाल दी जाती है। ठीक है, सिलाई के बाद निकाल दी जाती है। ठीक है, अब जो चोर सिलाई है, चोर सिलाई क्या होती है, जो बाहर से नहीं दिखती। ठीक है, जो बाहर से नहीं दिखती। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आइए। देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए नीचे लिखे गए शब्द पाठ से लिए गए। इन्हें पाठ में से खोजकर बताओ कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। आपको स्त्रीलिंग बताना है और पुल्लिंग बताना है। ठीक है, कालिक, भराई, चक्की, रोशनी, सेवा, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग। अभी जब भी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जांचना हो तो क्या होता है, उसका क्या करते हैं, हम वाक्य बना के देखते हैं। कालिक, तेरे मुंह पे काली पुत गई, तो क्या होगा, स्त्रीलिंग। मैंने गड्ढे की भराई की, तो क्या हो गया, भराई, स्त्रीलिंग। चक्की पर आटा पीसा गया, तो ये भी स्त्रीलिंग। रोशनी, वहाँ पर रोशनी आ रही है, तो स्त्रीलिंग। यहाँ जेल, पतीला, तो यहाँ क्या है, ये पतीला क्या है, पतीला क्या है यहाँ पे, वो है पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग। चलिए आप देखिए यहाँ पे अब है ध्यान देने योग्य शब्द, जो कि मैंने आपको बीच बीच में बता ही दिए हैं। बैरिस्ट्री, वकालत, फौरन, तुरंत। कौपिनधारी यानी धोती पहनने का एक विशेष ढंग, जो कि लंगोटी धारण करने वाला। बीनना मतलब चुनना। हैरत, अचंबा, विस्मय। ठीक, आगंतुक, आगंतुक मतलब आने वाला। चारा मतलब उपाय। विदा मांगना, जाने की अनुमति। हाजमा, पाचन शक्ति। मांजना मतलब रगड़कर साफ करना। अद्भुत, अनोखा। अनुकरण माने नकल करना या क्या करना, पालन करना। ठीक, और तस्तरी यानी थालीनुमा प्लेट, यानी ये प्लेट है। ठीक है, अब ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। आपको अभ्यास कार्य भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। और अगर आपको पाठ अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और करना भी चाहिए। अगर आपको अपनी मनपसंद वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए, धन्यवाद।